दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिवास या बस्तियाँ। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट। तो अधिवास के बारे में जानते हैं। भोजन के बाद आश्रय मानव की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक, मौसम की विषमताओं से मानव अपनी सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन के लिए घरों का निर्माण और अधिवासों यानी बस्तियों का विकास करता है। किसके मौसम की विषमताओं से, ठीक है, मानव अपनी सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन के लिए घरों का निर्माण करता है। फिर वही घर क्या हो जाते हैं, अधिवास यानी बस्ती हो जाते हैं वो। ठीक है, वास्तव में मानव का भौतिक प्रयास से अपने आप को अनुकूलन की एक महत्वपूर्ण कदम है। कौन सा कदम है? अधिवास का निर्माण। ठीक है, ये क्या है? भौतिक पर्यावरण से मानव अपने आप को अनुकूलन जब करता है तो वही क्या करता है, घरों का निर्माण करता है। अधिवास का या बस्तियों का उद्भव अगर देखा जाए, अधिवासों का या अस्थायी मानवीय आवासीय जीवन का आरंभ किस प्रकार हुआ यह सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि इनका आरंभ लिखित इतिहास से पहले हो चुका था। यानी अधिवास का जो निर्माण था वह जो इतिहास लिखा गया, लिखित इतिहास जो लिखा गया है उसके पहले हो चुका था। फिर भी इतिहासकारों और सांस्कृतिक मानव शास्त्रियों द्वारा मानव अधिवासों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्न हैं। ठीक है, यानी अधिवास की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, वह कुछ प्रमुख कारण हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण से अधिवासों की उत्पत्ति हुई है। यानी आदिमानव काल में जब मनुष्य क्या था, आदिमानव था, तो उसमें जब क्या होते थे, मनुष्य मर जाते थे तो वहाँ पे वह जहाँ पे मृत शरीर को सब दफनाते या जलाते थे, वहाँ क्या करते, वर्ष में एक बार जरूर प्रार्थना करने आते थे। तो धीरे धीरे वहाँ पे उसके रख रखाव के लिए कुछ पादरियों या जो भी धर्मानुयायी होते थे उनको वहाँ पे रखा जाता था। धीरे धीरे एक प्रकार के वहाँ पे बस्ती का निर्माण होता था। दूसरा जो था सांस्कृतिक कारण। ठीक है, यानी जानते ही हैं मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है, हमेशा इधर उधर जाता टहलता रहता है भोजन की तलाश में। तो क्या होता था, जो बच्चे औरतें थी वह दूर तक भोजन की खोज में नहीं जाती थी। ठीक, तो क्या होता था, जो मानव था यानी पुरुष था, वह महिलाओं बच्चों के लिए एक घर का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिससे वह अस्थायी रूप से वहाँ पे रहे। वो अपने जाता था दूर तक भोजन इकट्ठा करके लाता था। तीसरा जो कारण था, तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ, एक बस्ती का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण था राजनीतिक कारण। ठीक, तो क्या होता था, पहले आदिमानव काल में कबीला होता था। ठीक है, यानी अलग अलग आदिमानव का अलग अलग गुट होता था, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लड़ने झगड़ने के कारण तो असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई एक कबीला को दूसरे कबीले से। ठीक, तो उस कबीले में जो भी नौजवान वर्ग मतलब ज़्यादा हट्टे कट्टे लोग रहते थे, तो वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव के मतलब जो जहाँ बसे होते थे उसके चारों तरफ छोटे छोटे घर बना के इनको सैनिक के रूप में तैनात किया जाने लगा। तो उससे एक बस्ती का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। चौथा कारण था आर्थिक कारण। यानी जब मनुष्य कृषि और पशुओं को पालने लगा तो क्या होता था, खाने से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाते थे। तो उसके रख रखाव यानी भंडारण के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अकाल समय में यानी सूखा या अत्यधिक बारिश के मौसम में उसको सुरक्षित रखने के लिए तो स्टोर घरों का निर्माण वैसा करने लगे। तो उससे भी बस्ती का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक, तो आदिवास की उत्पत्ति के चार प्रमुख कारण है: धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। अब हम लोग देखते हैं अधिवासों यानी बस्तियों का वर्गीकरण। ठीक, आगे अधिवासों को उनके आकार, रचना, व्यवसाय और ग्रामीण नगरी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो अधिवास होते हैं यानी जो बस्तियां होती है उनको आकार के आधार पे, रचना के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, ग्रामीण एवं नगरीय, ठीक है, के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। अधिवासों के मुख्य प्रकार निम्न हैं, यानी जो प्रमुख प्रकार हैं वह निम्न है। पहला है सघन अथवा केंद्रीय अधिवास। ठीक, ऐसे अधिवास अत्यंत उपजाऊ कछारी मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक, जो सघन अधिवास यानी पास पास जो बने घर होते हैं और उससे बस्ती का निर्माण होता है, इसको कहते हैं सघन अधिवास। तो ऐसे अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? कछारी उपजाऊ, ठीक है, मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अगर भारत में देखा जाए सघन अधिवास कहाँ पाए जाएंगे, तो ऐसे अधिवास अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? सिंधु गंगा के मैदानों में। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान में,
गंगा सतलज के मैदान में, ब्रह्मपुत्र मैदान में, ठीक है, एवं अन्य नदी जो निक्षेपित मलबा होता है उससे निर्मित मैदानों में, ठीक है, ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। यानी अगर कहने का सेंस देखा जाए तो सघन अधिवास वहाँ पे पाया जाता है जब वो मैदानी भाग होते हैं, ठीक है, जलोढ़ मैदानी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा, भारत के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में देखा जाए, दूसरा अर्ध सघन अधिवास, ठीक है, या अर्ध केंद्रीय अधिवास। ऐसे अधिवास कृषि योग्य क्षेत्रों, उपजाऊ मैदानी भागों में छोटे और असंगठित केंद्रीय प्रकार के प्रारंभिक अधिवास पाए जाते हैं जो बाद में सघन अथवा केंद्रीय अधिवास का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो जो अर्ध सघन अधिवास है यह पहले क्या थे, प्रकीर्ण अधिवास थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वहाँ पे बसाव धीरे धीरे और ज़्यादा स्टार्ट हुआ तो यह अर्ध सघन के श्रेणी में आ गए, फिर और ज़्यादा जब बसाव हो जाता तो वही सघन हो गए हैं। तो अगर अर्ध सघन देखा जाए भारत में कहाँ पाए जाते हैं, भारत में ऐसे अधिवास यानी अर्ध सघन अधिवास राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के पूर्व, तो ऐसे मान लेते हैं राजस्थान राज्य है, ठीक है। इस तरह से अगर हम राजस्थान राज्य मान लेते हैं तो इसके उत्तर दक्षिण एक पर्वत श्रृंखला गुजरी है जिसको कहते हैं अरावली पर्वत, ठीक है। तो अरावली पर्वत के पूर्व यानी यह इलाका क्या हो जाएगा पूर्व और ये इधर क्या हो जाएगा पश्चिम। तो इन भागों में ठीक है क्या पाया जाता है, अर्ध सघन अधिवास पाया जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य मध्य प्रदेश है वहाँ पे जो सतपुड़ा, ठीक है, और विंध्य पर्वत है उन क्षेत्रों में, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, जो 7 सिस्टर राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, वहाँ पे जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ, सिक्किम और ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वहाँ पे अर्ध सघन अधिवास पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रकीर्ण अधिवास। प्रकीर्ण अधिवास या छितरे हुए अधिवास, ठीक है। ऐसे अधिवास प्राय कहाँ पाए जाते हैं, विषम जलवायु प्रदेशों में, यानी प्रकीर्ण जो अधिवास होते हैं वह विषम जलवायु प्रदेशों में, ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, घने वन वाले क्षेत्र, घासों के मैदान, अनुपजाऊ कृषि भूमि आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर भारत में देखा जाए प्रकीर्ण अधिवास कहाँ पाए जाएंगे तो यह राजस्थान मरुस्थल यानी जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिम साइड यानी इन इलाकों में, ठीक है, मरुस्थली क्षेत्र में और अर्ध मरुस्थली प्रदेशों में, ठीक। उत्तर पूर्वी वन क्षेत्र यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, जैसे असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उन इलाकों में जहाँ वन अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, अत्यधिक घने वन पाए जाते हैं वहाँ पे। फिर जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर जो राज्य है, ठीक है, वहाँ की घाटियों में जो नदी से निर्मित जो घाटियाँ बनती हैं पर्वतों के किनारे जो ऊंचे थोड़ा सा मैदान होते हैं वहाँ पे, ठीक। फिर हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भाग, जो हिमालय के अधिक ऊंचाई यानी लगभग समझिए 2-3 हज़ार मीटर से ऊंचे इलाकों में, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत के अनेक भागों में, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे जो ऊंचे वाले स्थान हैं, ठीक है, ऊंचे वाले स्थान हैं वहाँ पे ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। कौन, प्रकीर्ण अधिवास। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न रहेगा ऐसे निम्न में से कहाँ भारत में प्रकीर्ण अधिवास नहीं पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पहचाना हुआ कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोग पढ़े ही हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी वन क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी जो पर्वत है वहाँ, जम्मू कश्मीर के पार्श्वी घाटियों में, हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक है, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत के अनेक पर। तो हमको यहाँ देखना है कहाँ पे नहीं पाए जाते, ठीक। तो जम्मू कश्मीर के पार्श्वी घाटियों में तो पाए जाते ही हैं, ठीक। उत्तर पूर्वी वन क्षेत्र में पाए ही जाते हैं, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है यहाँ पे प्रकीर्ण अधिवास नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, अर्ध सघन अधिवास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। तो कहाँ पे प्रकीर्ण अधिवास नहीं पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी में कैसे अधिवास पाए जाते हैं, अर्ध सघन, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्न से भारत में कहाँ सघन अधिवास पाए जाते हैं, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिया है, पहचानना है। हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भागों में यहाँ पे सघन अधिवास नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की पार्श्वी घाटियों में यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, अर्ध सघन, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में यहाँ पे भी अर्ध सघन अधिवास पाए जाते हैं, जबकि सिंधु गंगा के मैदान में सघन अधिवास पाए जाते हैं। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन, भारत में कहाँ अर्ध सघन अधिवास पाए जाते हैं? ठीक है, अर्ध सघन अधिवास ढूंढना है, कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं, यहाँ पे प्रकीर्ण अधिवास। हिमालय के अधिक ऊंचाई में, यहाँ पे भी प्रकीर्ण अधिवास। फिर सिंधु गंगा के मैदान, यहाँ पे सघन अधिवास। अरावली पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, ऐसे बताए हैं, ये अरावली पर्वत है, इसके पूर्व वाले क्षेत्रों में अर्ध सघन अधिवास पाया। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक, आप लोग हम आगे देखते हैं। यानी अधिवास यानी वस्तु की आकृति के आधार पर वर्गीकरण। जो अधिवास का बसा यानी बस्ती का बसा होता है, उसकी आकृति बनती है, एक गांव की आकृति बनती है। ठीक है, इस तरह भी बनती है, इस तरह भी बनती है, इस तरह भी बनती है। उसके आधार पे बस्तियों का वर्गीकरण, आकृति के आधार पे। तो पहला आकृति के आधार पे जो वर्गीकरण है वह है आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, आयताकार प्रतिरूप मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कछारी जो मैदानी भाग होते हैं और अंतर पर्वतीय चौड़ी घाटियों में, ठीक है, विकसित होते हैं आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप देख लीजिए, ऐसे बनते हैं, मतलब आयत के आकार के। ठीक, आयताकार अधिवास में प्राय रास्ते क्या होते हैं? सीधे होते हैं, और जो सड़क होते हैं समकोण पे मिलते हैं। यानी इस तरह सड़क अगर है, सॉरी, सीधे सड़क होना चाहिए, एकदम सीधा, इंच पटरी तो है नहीं। ठीक, इस तरह से अगर ऐसे रहेंगे, ऐसे समकोण पे आके सड़क पे मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो अधिवास ऐसे ऐसे बनेंगे वह क्या हो जाएंगे? आयताकार पर। ठीक, तो इस तरह से देख लीजिए मैप में, तो सड़कें आके मिल रही हैं। ठीक है, समकोण पे। दूसरा देखते हैं हम लोग, भारत में अगर देखा जाए कहाँ पाया जाता है आयताकार प्रतिरूप, तो भारत में सतलुज जो गंगा, ठीक है, मैदान है, यहाँ पे ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। ठीक है, विशेषकर सड़कों के चौराहे पे, यहाँ सड़कें आके ऐसे मिलती हैं, ऐसे आके सड़कें मिलती हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं रेखीय या रेखाकार प्रतिरूप। ठीक, रेखाकार अधिवास कहाँ पे पाया जाता है? सड़क के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, नदी के किनारे या नहर के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अधिवास घाटी के किनारे, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, अगर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे भी ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। बाढ़ का जो स्तर होता है उसके ऊपर या समुद्र तट के सहारे, यानी समुद्र है उसके तट के सहारे भी ऐसे अधिवास विकसित होते हैं। अब देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए, ऐसे रेखीय प्रतिरूप बनते हैं। ठीक, इस तरह भारत में अगर देखा जाए इस तरह का जो अधिवास होता है वो शिवालिक जो पहाड़ी है और गंगा यमुना के मैदानी भागों में, सड़कों के किनारे अधिक संख्या में ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब चीज़ एग्जाम में पूछता है। तीसरा है वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक, जो वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप है वो कहाँ पाया जाता है? वह सागरी तटों, ठीक है, जो सागर के तट होते हैं, जैसे ये सागर तट है, ठीक, ऐसे भी तट होते हैं अर्धचंद्राकार, यहाँ पे अधिवास बच गए तो हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। कोई झील है, ठीक है, कोई झील है, उसके चारों तरफ अधिवास बन गए तो वृत्ताकार। ठीक, फिर आगे क्रेटर झील है, यानी ज्वालामुखी झील है। ठीक, देख लीजिए ऐसे वृत्ताकार प्रतिरूप बनते हैं कोई भी झील के चारों तरफ। या गोखुर झील है, ठीक, तटबंधों पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। यानी कोई भी झील हो, वह क्रेटर झील हो या गोखुर झील हो या सामान्य झील हो या तालाब हो, ठीक है, या कोई तटवर्तीय क्षेत्र हो, वहाँ पे वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप पाए जाते हैं। चौथा है तारा समान प्रतिरूप। तो तारा समान जो अधिवास है वह प्राय उन स्थानों पर विकसित होता है जहाँ कई पक्की या कच्ची सड़कें आकर एक ही स्थान पर मिलती हैं। मान लीजिए कोई केंद्र है, यहाँ पे इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी आके सड़क मिले, ठीक है, और इन सड़कों के चारों तरफ ऐसे अधिवास बन जाए, उसको कहते हैं तारानुमा। अब देख लिए यह कोई केंद्र है, उसके चारों तरफ से आके सड़कें मिल रही हैं, तो हो जाएगा ये तारानुमा अधिवास प्रतिरूप। ठीक, अब पांचवा है टी आकार या वाई आकार या क्रॉस आकार, ठीक है, की बस्तियाँ। तो सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं। जो टी आकार की बस्तियाँ होती हैं वह सड़क के, मान लीजिए ऐसे कोई सड़क है, आके इसमें एक सड़क मिल गई तो टी आकार की बस्ती बन जाएगी ना। फिर वाई आकार की, यानी कोई केंद्र है, इधर से भी आके यहाँ पे मिल जा रही है सड़क, और इधर से भी और इधर से, ठीक, तो यह हो जाएगा वाई आकार की। फिर आगे क्रॉस आकार की, क्रॉस आकार यानी कोई एक सड़क ऐसे गई है,
फिर आके कोई ऐसे सड़क जाके मिल जा रही तो क्रॉस आकार की हो जाएगी। देखिए इस तरह से टी आकार की कोई मेन सड़क है, उस पर आगे समकोण पे कोई मिल रही है। आगे देखते हैं लास्ट वाला, नाभिकीय प्रतिरूप। ठीक है, नाभिकीय अधिवास का विकास गांव के भूस्वामी, कोई मान लीजिए भूस्वामी हो, जैसे प्रधान उदाहरण पहले के होते थे ना, फिर अथवा मंदिर हो, ठीक है, या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, उसके चारों तरफ अधिवास विकसित हो जाए तो वह नाभिकीय प्रतिरूप कहलाता है। जो इस प्रकार के अनेक गांव कहाँ पाए जाते हैं, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ठीक है, यानी गंगा नदी जो बहती है फिर यमुना नदी बहती है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसके इसी को कहते हैं द्वाब, वहाँ पे ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। देख लीजिए यह निहार का नाभिकीय या निहार का प्रतिरूप है। या कोई मुखिया का घर मान लीजिए, उसके चारों तरफ क्या हो गया, अधिवास विकसित हो गए, या कोई मंदिर है या कोई गिरजाघर है या मस्जिद है, ठीक है, इस तरह के अधिवास विकसित होते हैं। तो यह था मानव अधिवास, ठीक है, उसके प्रकार यानी प्रतिरूप के बारे में हम लोग देखे हैं। आप लोग इसको 1-2 बार देखेंगे, सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। अब इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं यह देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग देखते ज़्यादा नहीं। नाभिकीय प्रतिरूप अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, गांव के भूस्वामी के मकान के चारों तरफ, सभी दिशाओं में सड़कों के सहारे, रेल मार्ग के किनारे, झीलों के चारों तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव के भूस्वामी के मकान के तरफ। यहाँ पे ऑप्शन देके मंदिर मस्जिद भी दे सकता था तो वो भी सही हो जाता, गिरजाघर देता तो वो भी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सड़क एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं और रास्ते प्राय सीधे होते हैं तो कौन सा अधिवास का प्रतिरूप पाया जाएगा। ठीक है, तो सड़क जब समकोण के पे मिलते हैं ऐसे बताए हैं ऐसे, ठीक, तो कौन से अधिवास मिलते हैं, आयताकार मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई सड़क या रेल के किनारे मिलता है तो रेखीय है, ठीक है, किसी झील या तालाब के किनारे तो वृत्ताकार। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।